वैलेंटाइन वाली रात। कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहाँ आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहनकर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर
गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही। बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। टीवी शो शूटिंग। ये खौफनाक और सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का देवता है। यहाँ हर रोज सैकड़ों फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग चलती है। रोज हजारों एक्टर्स काम मांगने सड़कों पर उतरते हैं। किसी का करियर बनता है तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शनाया भी ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी जिसने मुंबई में रहकर खून पसीना एक किया और आज वो टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। आज हालात ऐसे हैं, शनाया शो में ना हो तो शो का टीआरपी ही नहीं बढ़ता। इसीलिए काम देने के लिए शनाया के घर के सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाती है। लाइन तो लगनी ही थी। शनाया बेहद खूबसूरत थी और साथ ही साथ बेहद टैलेंटेड भी। शुरू में उसे तकलीफ हुई, लेकिन बाद में जो ग्रैंड सक्सेस मिला उसने उसे सब कुछ दे दिया। सक्सेस की वजह से शनाया बहुत ही घमंडी हो गई थी। अब इतने सक्सेस के बाद घमंड तो बनता है। शनाया जिस सेट पर जाती उस सेट पर उसके घमंड के किस्से न सुनाए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पॉट, स्पॉट, चाय लेकर आओ। अभी लाया मैम। स्पॉट ने चाय बनाई और चाय में 2 चम्मच शक्कर घोलने लगा। तभी स्पॉट इंचार्ज आया। ये चाय शनाया मैम की है ना? हाँ, क्या बात है? फेंक इसे, अभी की अभी फेंक और दूसरी चाय बना। पर बात क्या है? मैं कह रहा हूँ ना फेंक। शूटिंग बंद करना है क्या? अपना चेहरा जलवाना है क्या? शनाया मैम के चाय में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है, समझा? स्पॉट ने फौरन चाय फेंक दी और दूसरी चाय बनाकर उसने आधा चम्मच चीनी डाली। मैम का गुस्सा इतना डेंजर है? तू नया है अभी। ये बात 2 साल पहले की है। इसी प्रोडक्शन की एक सीरियल चल रही थी। शूटिंग होल्ड करो, मुझे चाय पीनी है। अभी लाया मैम। स्पॉट चाय लेकर आया और शनाया चाय पीने लगी। पहला घूंट पीते ही उसने चाय से भरा हुआ कप स्पॉट के चेहरे पर फेंक दिया। स्पॉट का चेहरा जल गया। चाय में शक्कर की दुकान खोल दी क्या? इडियट, पता नहीं चाय के कप में सिर्फ आधा चम्मच शक्कर गिरती है। मोटी हो गई तो सॉस के रोल करती फिरूंगी। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाना मुझे। बेचारी का पूरा चेहरा जल गया होगा। तो चेहरे की बात कर रहा है। रात को उसे ही जलाना पड़ा। मतलब? वो स्पॉट सबके सामने हुई बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाया। उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ये बात बाहर ना जाए इसलिए प्रोडक्शन ने उसी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसलिए कहता हूँ संभल के रहियो। पैकअप हो गया और शनाया अपनी कार में बैठ गई। मलिक, गाड़ी राजवीर साहब के बंगले पर ले चलो। राजवीर शनाया का बॉयफ्रेंड था। जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे। शनाया ने राजवीर के साथ प्राइवेट टाइम बिताया और रात के 12 बज गए। बच्चा, अब मैं निकलती हूँ। स्वीट हार्ट, हम कल मॉरिशस घूमने जा रहे हैं। 2 बजे की फ्लाइट है। व्हाट? बेबी बताना चाहिए ना, कल शूटिंग है। एपिसोड बैंक भी नहीं है ज्यादा। मैं कैसे आ सकती हूँ? वो तुम देख लो। जाना तो फाइनल है।
ठीक है, मैं आज रात यहीं रुकती हूँ। सुबह 4 बजे की शिफ्ट लगाकर 12 बजे तक शूटिंग करूंगी और फिर हम दोनों निकल जाएंगे। ओके? फिर क्या, शनाया ने प्रोड्यूसर को कॉल करके बता दिया और वो राजवीर के पास रुक गई। सुबह 4 बजे की शिफ्ट थी। शनाया सेट पर पहुंची तो कोई पहुंचा नहीं था। कहा था मैंने 12 बजे पैकअप करना है, फिर भी कोई नहीं आया। आने दो सबको, फिर देखती हूँ। तभी एक नया स्पॉट मेकअप रूम में आया। मैम आपके लिए कुछ लाऊं? नए ज्वाइन हुए हो? हाँ, नाम है बिरजू। कोठारी सर ने बताया 4 बजे की शिफ्ट है, तो मैं 3 बजे ही पहुंच गया था। ठीक है, चाय लेकर आओ। बिरजू निकल गया और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। जैसे ही शनाया ने पहला घूंट पिया, चाय बेहद मीठी थी। उसने झट से चाय का कप बिरजू के चेहरे पर फेंक दिया और नजरें उठाकर बिरजू की तरफ देखा तो उसकी सांसें ही रुक गई। बिरजू का चेहरा ही नहीं, उसका पूरा शरीर जला हुआ था। पूरा शरीर हरे और नीले रंग का था। बिरजू इंसान नहीं, एक भयानक भूत था। भूत नहीं, बिरजू। वही बिरजू जिसके मुंह पर 2 साल पहले तुमने चाय फेंकी थी, सबके सामने बेइज्जती करके जिसे जहर खाने पर मजबूर किया था। घमंडी औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर शनाया और ज्यादा डर गई और इधर उधर भागने लगी। दरवाजा पीटने लगी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। बचाओ, बचाओ, हेल्प, कोई है, प्लीज हेल्प। कोई नहीं है, सबको आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं तुम्हें निपटा दूंगा। ये सुनकर शनाया बिरजू के सामने गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर ऐसा है तो मुझे मेरा वो शरीर लौटा दे जो तुम लोगों ने सुनसान रात में जलाया था। मेरी जान मुझे वापस लौटा दे। ये इम्पॉसिबल है, तुम कुछ और मांगो। अगर ऐसा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए। ऐसा कहकर बिरजू ने झट से शनाया की गर्दन दबोच ली और जहर की बोतल निकाली। बोतल देखकर शनाया डर गई और छटपटाने लगी, लेकिन बिरजू के सामने उसका बस नहीं चला। बिरजू ने उसका मुंह खोलकर बोतल उसके मुंह में उल्टी कर दी। थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा जहर शनाया के पेट में चला गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। आधे घंटे बाद सेट पर बाकी लोग आने लगे। डायरेक्टर स्क्रिप्ट समझाने जैसे ही शनाया के रूम में गया, शनाया की लाश जहर से हरी नीली होकर पड़ी थी। लाश देखकर डायरेक्टर के होश उड़ गए। वो काफी देर वहीं खड़ा रहा और फिर बोला, उस बिरजू स्पॉट वाले को जब हमने जलाया था, उसका बॉडी भी ऐसे ही हरा और नीला हो गया था। अब मैडम का बॉडी भी ठीक वैसे ही, मतलब। तभी बिरजू के भूत ने पीछे से आकर डायरेक्टर का गला दबाया। मतलब बिरजू इज बैक। अब बिरजू किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, जो बिरजू को शमशान पहुंचाया, बिरजू उन सबको मारेगा। रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिला बेन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकी बेन का टॉर्चर सह ना पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकी बेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा।
आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ भौदी परिवार की हिटलर सास कोकी बेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना, ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकी बेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम धोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर
सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिकरा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान। डरपोक कहीं के। जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया। तुम फिक्र मत करो। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा
कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो, कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल। अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख? भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया। सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदलकर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है। शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदलकर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने। आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। बाबा, ये क्या किया तूने? बच्चे, ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीनकर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। राज
आंचल अपनी जवान पागल बेटी सना के साथ पूना में रहती थी। बहुत सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था और पति निखिल से उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी और सना के सारे अधिकार मिल गए थे। निखिल को सना से बहुत प्यार था, लेकिन कोर्ट में वो आंचल के सामने टिक नहीं पाया और सना के सारे अधिकार आंचल को मिल गए और निखिल गुस्सा हो गया। ये बात 20 साल पुरानी है। आज सना 25 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल 5 साल की सना जैसी हैं। सना रात रात भर रोती रहती है या फिर बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती है। सना, चुप हो जा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब हंसो मत, रात है अभी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझने दो, मैं अभी छोटी हूँ और छोटे बच्चे होते ही हैं पागल। छोटे बच्चे पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। 25 साल की अपनी जवान बेटी की ये हालत देखकर आंचल को रोना आ गया। सना बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थी। एक दिन आंचल से मिलने के लिए उसकी यूएस वाली सहेली इशिका आई थी। सना की हालत देखकर वो बोली, बचपन में तो सना ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है इशिका, सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द भी हल्का हो जाएगा। सना 5 साल की थी तब। मम्मा, मैं बोर हो गई हूँ, पापा के पास जाना है। नहीं, बोर हो गई हो तो हम कुछ दिन शहर से बाहर फार्म हाउस में रहेंगे, लेकिन पापा के पास नहीं। ये हम फार्म हाउस जाएंगे। सना भागती हुई अपने कमरे में गई और उसने अपने पापा निखिल को कॉल किया। पापा पापा, मम्मी मुझे फार्म हाउस लेकर जा रही है। दूसरे दिन सना को लेकर आंचल कार से फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस में आते ही उसे निखिल का कॉल आया। हेलो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तुम फार्म हाउस आई हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें वहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हेलो हेलो हेलो। आंचल डर गई थी क्योंकि निखिल किसी भी हद तक जा सकता था और हुआ भी वही। उसी रात से आंचल के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फार्म हाउस का केयरटेकर बिना कुछ बताए गायब हो गया। आधी रात में जब आंचल सना के कमरे के सामने आई तो अंदर से उसने सना के हंसने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ो, अरे बाबा किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ो ना। आंचल ने खिड़की से अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। अंदर सना एक ऐसी लड़की के साथ खेल रही थी जो बिल्कुल सना के जैसी दिखती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो, क्योंकि मैं भी सना हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया और वो सना का गला घोटने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। आंचल डर गई और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में गई, लेकिन अंदर उसे एक और झटका लगा। अंदर कोई लड़की नहीं थी और सना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कौन थी वो लड़की? फार्म हाउस बहुत सालों से बंद पड़ा है, कहीं कहीं भूत फूत का तो कोई चक्कर नहीं। केयर टेकर बता सकता था, लेकिन वो भी गायब है। कहीं निखिल सना के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहा, या फिर ये मेरा भ्रम है। आंचल सना को उठाकर अपने कमरे में ले आई और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन आधी रात में आंचल की अचानक आंख खुली। सना के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सना तो उसके साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। सना, सना यहाँ है तो वहाँ कौन है? आंचल भागती हुई इस कमरे में पहुंची तो वहां भी एक सना बिस्तर पर रो रही थी। मम्मी,
पापा की याद आ रही है। मुझे पापा के पास जाना है। आंचल भागती हुई अपने कमरे में आई तो सना चुपचाप सो रही थी। आंचल फिर से उस कमरे में भागी तो वहां वो दूसरी सना थी। पापा, पापा को कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी जैसी कैसे दिखती हो? आंचल का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया। आंचल डर गई। मम्मी, मैं सना हूँ। तभी आंचल को उसके कमरे से सना के रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। जाओ, बचाओ मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर सना नहीं थी। आंचल खड़ी खड़ी देख रही थी कि तभी पीछे से झट से किसी ने उसे पकड़ लिया। आंचल जोर से चीख पड़ी। ये मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। आंचल ने सना को उठा लिया और वो फिर से उस दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके पास हूँ। उस रात मेरे साथ 2 सना खेल रही थी और अचानक एक सना गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। जो सना मुझे मिली उस सना को लेकर मैं उसी रात शहर वापस लौट आई और तब से सना की पागलों जैसी हरकतें शुरू हुई। हॉरिबल। तभी सना वहां आई। आंटी, मम्मा कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ ना। सना, अंदर जाओ बेटा, मुझे आंटी से बात करनी है। सना अंदर चली गई। हॉरिबल वो नहीं है जो तुमने अब तक सुना। हॉरिबल वो है जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मतलब उस रात फार्म हाउस में 2 सना थी। एक मेरे कमरे में सो रही थी और एक उस कमरे से मुझे डरा रही थी। और अचानक मेरे कमरे में सो रही सना गायब हो गई। पता है उसे किसने गायब किया था? किसने? केयर टेकर की मदद से निखिल ने उसे गायब किया था और आज वो सना निखिल के साथ लंदन में है। वही मेरी असली सना है। ये देख उसकी फोटो। आंचल ने इशिका को एक फोटो दिखाई जिसमें 25 साल की सना निखिल के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ी थी। फिर ये सना कौन है जिसे तू उठा कर लाई और जिसके साथ तू 20 सालों से रह रही है? मुझे भी नहीं पता ये सना कौन है जिसे मैं 20 सालों से संभाल रही हूँ। ये सुनकर इशिका वहीं बेहोश होकर गिर गई। देवाशीष अपनी पत्नी जेनी के साथ यूएस में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, बस एक दादा थे जो पूना में रहते थे। देवाशीष साल में एक बार जेनी को लेकर दादा से मिलने आया करता था। एक दिन देवाशीष को इंडिया से कॉल आया और देवाशीष फौरन जेनी के साथ इंडिया आया। दोनों पूना दादाजी के घर पहुंचे तो लोगों की काफी भीड़ थी, पुलिस भी मौजूद थी। मौत 15 दिन पहले हुई है। अकेले रहते थे इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने खबर की। देवाशीष और जेनी अंदर आए और लाश को लिपटकर रोने लगे। दादाजी, ये क्या हो गया? मेरे शादी में चलते तो ये सब ना होता। क्यों यहाँ रहने की जिद पड़ रहे? क्यों? देवाशीष और जेनी ने दादाजी का क्रियाकर्म किया और कुछ दिन इंडिया में ही रहने का फैसला किया। दादाजी तो नहीं रहे, अब उनकी ये प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जेनी और देवाशीष दादाजी के घर में रहने लगे। एक सुबह दोनों सो रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवाशीष ने दरवाजा खोला तो सब्जी वाली खड़ी थी।
साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सॉरी, नहीं चाहिए। देवाशीष और जेनी को अमेरिकन खाने की आदत थी। वो रोज अमेरिकन खाना ऑर्डर करते रहे और खाते रहे, लेकिन सब्जी वाली भी रोज सुबह दरवाजे पर दस्तक देती रही। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। देवाशीष रोज उसे मना करता रहा, फिर भी वो रोज आती रही। एक दिन देवाशीष का पेट खराब हो गया और उसने जेनी से कहा, जैनी, हम इंडिया में हैं तो हमें यहीं का खाना खाना चाहिए। अमेरिकन खाना यहाँ के क्लाइमेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम कल सब्जी वाली से सब्जी ले लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। जेनी और देवाशीष सो रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों जाग गए। अब इस वक्त कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर देवाशीष ने जाकर दरवाजा खोला तो वही सब्जी वाली खड़ी थी। तुम तो सुबह आती हो ना, अब रात में भी आना शुरू कर दिया। ये कोई टाइम है आने का? देवाशीष चिल्लाया तो जेनी वहां आ गई और वो भी सब्जी वाली को देखकर चकित हो गई। आपको सब्जी खरीदनी थी तो सब्जी लाई हूँ। ठीक है, लाओ इधर। देवाशीष ने सब्जी की टोकरी ले ली और जेनी को सौंप दी। ये अंदर रखो और आते वक्त पैसे भी लेकर आना। जेनी टोकरी लेकर अंदर आई। उसने टोकरी रखकर उसका ढक्कन खोला तो उसका दिल दहल गया। टोकरी में सब्जियां नहीं, हड्डियां भरी थी। वो फौरन देवाशीष की तरफ भागी। इधर देवाशीष सब्जी वाले से बात कर रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमें सब्जी खरीदनी थी? क्योंकि मैं इंसान नहीं, भूत हूँ। अचानक सब्जी वाली भयानक भूत बन गई। देवाशीष की आंखें फटी की फटी रह गई। भागते हुए जेनी आई और उसने भी सब्जी वाली का रूप देखा तो वो मूर्छित हो गई। जेनी, संभालो खुद को। देवाशीष ने जेनी को संभाला और दरवाजा बंद कर दिया। सब्जी वाली भूतनी हंसते हुए गायब हो गई। जेनी को लेकर कांपता हुआ देवाशीष अंदर आया। उसने जेनी को सोफे पर बिठाया। जेनी, डरो मत, मैं पानी लाता हूँ। देवाशीष पानी लेने किचन में भागा और अंदर का नजारा देखकर वहीं थम गया। सब्जी की टोकरी पर एक जवान लड़की का भूत रो रहा था। देवाशीष को देखकर लड़की का भूत रोते रोते उसकी तरफ बढ़ने लगा। देवाशीष चिल्लाने लगा, जेनी भागो, खतरा है यहाँ। ऐसा कहकर देवाशीष हॉल में भागा तो सोफे पर जेनी नहीं थी। जेनी, कहाँ हो तुम? तभी देवाशीष को एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। देवाशीष कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा सब्जी वाली का भूत जेनी से जमीन खुदवा रहा है। खोदो खोदो, गहरा खोदो। अचानक देवाशीष को पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो कमरे में आ गिरा। उसने पीछे देखा तो पीछे जवान लड़की का भूत खड़ा था। आ गए तुम भी खोदो। आप दोनों कौन हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदाई करो, सब समझ जाओगे। देवाशीष और जेनी रोते हुए कमरा खोदने लगे। गहराई में जाते ही दो कंकाल बाहर आए। कंकाल देखकर दोनों चौंक गए। ये कंकाल किसके हैं? यहाँ कैसे आए? एक कंकाल मेरा है और एक कंकाल मेरी बेटी का। हम मर चुके हैं। हमें यहाँ दफना कर मार दिया था तेरे दादा ने। झूठ कह रही हो? झूठ लगता है तो मेरी इस बेटी से पूछो जो रो रही है। मेरी बेटी तुम्हारे दादा को सब्जी बेचने आई तो उसने इसके साथ गंदा काम किया। मैं उसे बचाने भागी तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती की और हमें मार कर यहाँ दफना दिया। हमने कसम खाई कि तुम्हारे दादा के साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश मिटा देंगे। दादा को तो मिटा दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर दोनों भूतनियों ने देवाशीष और जेनी को पकड़ लिया। गला दबाकर तड़पा कर दोनों को मार दिया और उसी गड्ढे में दफन कर दिया। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शांत सफेद कोहरा। हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी।
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहां भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो आएगा वो वहीं ठहरेगा। भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। What is this? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि में आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रश्मि डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना। हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है। चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि डरो मत, मैं हूँ ना, तुम रुको, यही मैं देख कर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है, हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? कौन रोकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है, कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों की भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है यहाँ ही नहीं, लोनावाला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो? रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे? हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे, बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे।
वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि डोंट वरी, हम बच गए हैं। रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया, मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसलकर कार पर गिरा और विकास रश्मि हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी। लगता है मेरी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला, काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला। बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला? हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना, तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुंचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं, मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते,
लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती। मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा? मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है, राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है। राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है। एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं, भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का, इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक
प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था, इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया चलो, सब आ गए हैं। हाँ हाँ चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रीनू आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रीनू आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रीनू आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रीनू का घर जलने लगा। चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेनू का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था।
अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया। और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका।